इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले 2 वीडियो में हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है और उसके रिसर्च मेथड्स के बारे में पढ़ा था। अब इसमें हम पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डोमेन्स 12 होते हैं, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस पिछले कुछ सालों में कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया है। दोनों ने मिलकर माइंड स्टडी में बहुत अच्छा विकास किया है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी अपनी फाइंडिंग्स के लिए न्यूरो साइंटिस्ट से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं और न्यूरो साइंटिस्ट अपने लैब में कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट से ये होता है कि ऑब्जर्वेशन करें और फिर उसको एक्सप्लेन करें। कॉग्निटिव प्रोसेस में के एवरी पार्ट, हर पार्ट में मेमोरी के सेंसेस को सपोर्ट करता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को लेकर ब्रेन और नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों के रिलेशन बिटवीन ब्रेन स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एंड कॉग्निटिव फंक्शंस के बीच में है, जिसका पर्पज़ है कि डिटरमाइन हाउ द ब्रेन फंक्शन एंड अचीव्स परफॉर्मेंस। ये कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस है। सेकंड हमारा है परसेप्शन। परसेप्शन इज द एबिलिटी टू कैप्चर प्रोसेस एंड एक्टिवली मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आवर सेंसेस रिसीव। सेंसर्स यहाँ हमारे 5 होते हैं, जिसमें से पहला है विजुअल, हियरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट। विजुअल से आप देख सकते हो, हियरिंग से सुन सकते हो, टच जो हमें फील होता है, स्मेल हम स्मेल करते हैं और टेस्ट जो हमारे टंग पे टेस्ट जो हमारे टंग से हमें फील होता है। तो जो परसेप्शन होता है ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई मैनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी को प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब कैसे करता है? विजुअली हम किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो वो हमारे परसेप्शन को इफ़ेक्ट करता है। हियरिंग, आप बहुत ज़्यादा शोर सुनते हो तो वो भी डिस्टर्ब कर देते हैं हमें, हमारे सेंसेस को, हमारी मेमोरी को, अटेंशन नहीं ले पाते हैं। टच, अगर आपको ठंडा या गर्म कुछ फील होता है तो वो भी हमारा एक परसेप्शन है। स्मेल, सबकी मम्मी अच्छा खाना बनाती हैं, तो जब भी आपका फेवरेट, चाहे बड़े हों छोटे हों, जब भी आपका फेवरेट बनता है तो आपके पास तो स्मेल आ ही जाती है कि वाह आज तो हमारा फेवरेट बन रहा है, तो ये भी एक परसेप्शन में आता है। और टेस्ट, जब वही खाना आपके मुंह के अंदर जाता है तो वाह, एकदम मज़ा आ जाता है, ऐसा फील होता है। तो दीज आर परसेप्शन। परसेप्शन में कॉग्निटिव सिस्टम में हमारे और भी इन्वॉल्व हैं पैटर्न, जैसे पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, अटेंशन, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न रिकॉग्निजेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, जो सेंसरी स्टिमुली के थ्रू ही रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है कि मेरा पढ़ाना और आपका सुनना। साइकोलॉजी टर्म वर्ड्स को जानना, उनकी मीनिंग को समझना, ये हमारे पैटर्न रिकॉग्निजेशन में आता है। जैसे मैथ्स के एक ही टॉपिक के कई सारे क्वेश्चंस को समझना, ये भी हमारे इसी पैटर्न में आता है। नेक्स्ट है हमारा अटेंशन। अटेंशन ज़्यादातर हमारे सरकमटेंस से जुड़ा हुआ होता है। अटेंशन को हम एक तरह से कह सकते हैं फोकस, जो ये भी हमारे सेंसेस से जुड़ा होता है। अटेंशन मीन्स फोकस, जैसे कि जब आप पढ़ने बैठते हैं और आपका फोकस या अटेंशन नहीं होता है तो कितना भी पीसफुल एनवायरनमेंट हो, आप पढ़ नहीं पाते हो, ठीक है। और आपके माइंड में अगर कुछ चल रहा है, आपका फोकस नहीं है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपका अटेंशन है, चाहे कितना भी आसपास कितना भी शोर हो,
कितना भी कुछ हो तो आप पढ़ लोगे। जैसे क्या होता है नॉर्मली कि हमारा एग्ज़ाम है, बहुत लोगों के साथ ये होता है, सबके साथ की बात नहीं है। एग्ज़ाम है, हम उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारा पढ़ने में अटेंशन होता ही नहीं है, फ़ोकस होता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी अटेंशन में आती है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड को सिगमंड फ्रायड ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिसको कॉन्शियस माइंड मतलब कि जो आप जाग रहे हो, जैस सो नहीं रहे हो, आप जाग रहे हो, जिससे माइंड हमारे हमें किसी चीज़ के लिए अलर्ट कर रहा है। हम क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं और सडनली हमारी नज़र वॉच के घड़ी की साइड जाती है। तो ऐसा लगता है कि अरे इतना ज़्यादा टाइम हो गया, अब तो मेरे सोने का टाइम हो गया अब, क्या ऐसा अलर्ट आ जाता है। लेकिन आप और पढ़ना चाहते हो, बट वो चीज़ एक माइंड में जब चला जाता है तो आप ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते हो। तो ये एक अलर्ट हमारे माइंड को दिया जाता है। कॉन्शियस माइंड हमारे इस अलर्ट को फ़ील करता है सिचुएशन को। और अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, व्हेन यू स्लीप, जो चीज़ें आप देखते हो, ड्रीम्स एंड ऑल, ये सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आता है। मेमोरी, नेक्स्ट है हमारा मेमोरी। मेमोरी में मेमोरी एंड परसेप्शन वर्क टुगेदर, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। परसेप्शन के साथ साथ हम शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी भी आती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को इन शॉर्ट STM कहते हैं एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी को LTM बोलते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म एग्ज़ाम्पल है कि जब आप कुछ पढ़ते हो तो पहली बार आप पढ़ते तो वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में STM में जाता है। लेकिन अगर आपने उसका रिवीज़न नहीं किया तो वो हमारे LTM में न जाकर STM में ही रह जाएगा, मीन शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाएगा और वो डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप उसका रिवीज़न करते हो, उसका रिहर्सल करते हो किसी भी चीज़ का, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो हमें ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है। तो ये हमारा आता है, ये चीज़ें हमारी मेमोरी में होती हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज में हमारे ब्रेन और माइंड में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो नॉलेज होती है, एज ए सिंबल स्टोर होती है हमारे ब्रेन में। जैसे जैसे एग्ज़ाम टाइम में आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न नहीं कर पाते हो तो आप एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हो, जो हमारे माइंड में एज ए सिंबल स्टोर हो जाता है। बट जब आप एग्ज़ाम देते हो तो वो सिंबल एज अ एक बहुत ही डिटेल्स में आप उसको लिख सकते हो। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज में आ जाता है। इमेजरी, इमेजरी में बहुत ही इंटरनल प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, ये हमारी जो माइंड के इंटरनल नॉलेज होती है उसके अंदर रहता है, जिसे कॉग्निटिव मैप के थ्रू ये बिल्डअप हो जाता है हमारे माइंड में। जैसे कि रास्ता, कहीं पे आप गए हो या आसपास की जगह है जो जहाँ पे आपको मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें वो जो रास्ता है वो आपके माइंड में ऑलरेडी बिल्डअप हो जाता है। चाहे आप एक बार जाओ, चाहे 2 बार जाओ, 1-2 बार जाने में वो आपके माइंड में इंटरनली बिल्डअप हो जाता है, जिससे आपको मैप की ज़रूरत नहीं होती है। इससे हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि जिस जगह पे हमें पहुंचना है, उसका हमें ऑलरेडी मैप पता है, हमें रास्ता पता है, तो हमें मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे इमेजरी माइंड में आ जाती है। लैंग्वेज, लैंग्वेज एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपनी बातों को बोल सकते हैं, किसी से भी कुछ भी अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। बट ऐसा माना गया है कि कुछ साइंटिस्ट हैं कि
वो ये कहते हैं कि अगर लैंग्वेज नहीं होती तो बिना लैंग्वेज के भी हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को शेयर कर सकते थे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं, साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं कि जो ये मानते हैं कि लैंग्वेज ज़रूरी है। मेरा भी मानना है कि लैंग्वेज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जैसे फ़ोन है, आपके पास अगर लैंग्वेज नहीं होती तो आप एक दूसरे से अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को कैसे शेयर कर पाते। तो लैंग्वेज भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स में, हमारी लाइफ में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी, इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जीन पियाजे ने डेवलपमेंट साइकोलॉजी पे बहुत ही अच्छा स्टेप्स दिए, स्टेजेस दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि 0 to 2 ईयर की एज के बच्चों में क्या डेवलपमेंट होता है, 3 to 6 ईयर के या 5 ईयर के बच्चे में क्या डेवलपमेंट होता है, ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, 3-4 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। और ये बताया है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है, तब तक उनका डेवलपमेंट होता रहता है एवरी स्टेज, और हर नॉलेज में, हर स्टेप पे उनकी नॉलेज बढ़ती रहती है। तो ये डेवलपमेंट साइकोलॉजी में आता है। थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, थिंकिंग कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक ही बहुत बड़ा रत्न, जैसा इस बुक में लिखा है कि रत्न कहा गया है। जैसे कि अकबर के सभा में 9 रत्न थे, जिसमें से बीरबल एक बहुत ही महान रत्न माने जाते थे। उसी प्रकार कॉग्निटिव साइकोलॉजी में थिंकिंग एक बहुत ही महान रत्न है, एक कोर है, बहुत ही अच्छा माना जाता है इसको। थिंकिंग के थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। जब हम थिंक करते हैं, जैसे साइंस में ले लिया जाए, अगर किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन थिंकिंग के बारे में सबसे पहले सोल एंड ऑल को लेकर थिंक किया गया, तब जाके ये माना गया कि साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पे से ही जानी जा सकती है, ह्यूमन बिहेवियर ही है वो। तो अगर ये थिंक नहीं किया गया होता तो ये कॉन्सेप्ट कैसे बनता। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, अगर उन लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा होता तो कैसे किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता। हम एवरीडे में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे गैजेट्स, ये फ़ोन, पेन, कॉपी, एक्सेट्रा एवरीथिंग, अगर थिंकिंग नहीं की गई होती तो उस थिंक बिना थिंकिंग के कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, और उसका फॉर्मेशन तो बहुत दूर की बात है। सोचने से ही इंसान तरक्की की ओर बढ़ता है। ये हमारा थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है। इन लास्ट, ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी को लेकर आज न जाने कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है। हर चीज़ में, हर एक चीज़ में, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बाहर हो की चीज़ें हो, चाहे वो स्पेस हो, हर जगह पे इंसान अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर पहुँच चुका है। तो जिसमें हमारी जिससे हम अपने लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी आइडियाज़ को और ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप को समझा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हम अपनी नॉलेज को रिकॉल रिकॉल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये
था डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे उससे मैं मोटिवेट होंगी और आपके लिए और अच्छी वीडियोस और अच्छे तरीके से बनाऊंगी, और आई विश कि मैं और अच्छा कर पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।